नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी विषय में एक गद्य के बारे में समझेंगे। गद्य का नंबर है 12, जिसका टाइटल है रानी। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, जिसका जन्म सन 1907 में और जिसका निधन सन 1983 में हुआ। पहले थोड़ा सा लेखक के परिचय के बारे में जाना जाए। महादेवी वर्मा को जो है पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उस घोड़ी का नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निकी यानी नेवला, આપણે ગુજરાતી में नोड़ियो कहे છે, और रोजी यानी कुतिया यानी જેમ કે પુરુષ અને સ્ત્રી હોય એમ જે કૂતરા નામનું जानवर છે એમાં આપણે એને ફિમેલને कुतिया કહીએ છીએ, को भी नहीं भूली है। महादेव जी की सहायता सदयता पाठक का दिल छू लेती है। यानी महादेवी वर्मा कि सहृदयता जो इस पाठ के लिए है और इस गद्य के लिए है, जो इसने इसमें अपने दिल से जो निचोड़ लिखा है, वो सही मायने में अपने दिल को छू लेने वाली है। मैं यहाँ पर इस गद्य का सार बता रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आप एक ध्यान रखिए कि आपके पास ये किताब होनी चाहिए। यहाँ पर मैं किताब का श अक्षर पठन नहीं करूँगा। आपको इस गद्य को पढ़ना है और मैंने जो सार बताया है, इन दोनों को मिलाकर समझना है कि सही मायने में इस गद्य में क्या है। तो सबसे पहले गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना। लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। लोग घोड़े की सवारी करते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, लेकिन गधे की सवारी करते हुए अंग्रेजी बच्चे को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाया जाता है। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। ये था एक शुरुआती बात, घोड़े पर बैठने की इच्छा। अब लेखिका जब छोटी थी तो उनको घोड़े पर बैठने की बड़ी इच्छा हुई। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी होना चाहिए, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। तब उनके पिताजी ने पूछा, क्या ये सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। यहाँ पर देखिए आयरनी, कैसे आयरनी होती है, यहाँ पर कैसे विरोधाभास पैदा होता है। अब ये अपेक्षा, ये बात सुनकर रानी के घर में घोड़ी आती है। बच्चों की मांग पर रानी के नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया है। साइस यानी एक नौकर जो घोड़े की उस घोड़े को नहलाए धुलाए, उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करे। घोड़ी के रख रखाव का प्रबंध किया गया। उसको कहाँ रखना, उसको कैसे खिलाना, उसको कैसे नहलाना, ये सब प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। यानी रानी ने उस घोड़ी का नाम ताज रानी रखा। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, बच्चों का उस ताज रानी यानी उस घोड़ी के प्रति उसका लगाव बढ़ने लगा। रानी का सौंदर्य। रानी बहुत सुंदर और बड़ी पानीदार घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी, यानी वो बहुत ही आकर्षक थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल यानी घोड़े के गले के नीचे का भाग,
पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल लाल जीभ, गुलाबी होंठ, मोरछल सी पूंछ, मोरछल यानी मोरपींछ जैसी उसकी पूंछ और गढ़ा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था। अब ये हो गए घोड़ी का वर्णन। अब रानी का यानी अपनी लेखिका जो है उनका इस घोड़ी से मित्रता कैसे हुई। बच्चे रानी से हिलमिल गए थे, वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके आयल में फूल खोसते। रानी उसकी मित्र बन गई। वह पैर पटककर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीदकर घोड़ी पर सवारी करने का इंतज़ाम किया गया है। जिन यानी घोड़ी पर बैठने के लिए जो बैठक बनाते हैं, वो चाहे कपड़े की हो या चमड़े की हो, उसको जिन बोलते हैं। तो उसका भी इंतज़ाम किया गया, किंतु बच्चों तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। यानी वो बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं और जो जिद करते हैं उसी को वो पूरा करते हैं। एक दिन ये मनमानी इन बच्चों को भारी पड़ जाती है। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वाले को दुबकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देते थे, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों को कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी यानी छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछोने पर रहना पड़ा, यानी उनको आराम करना पड़ा। किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कमी नहीं आई। अब एक नया चैप्टर, उसमें एक नई घटना घटती है। सोने के कड़े और रानी। सोने के कड़े का क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। आप देखो कई कड़े के मुंह दोनों तरफ से शेर जैसा बनाया होता है। बच्चों को रानी से प्रेम था, वे गए और कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। बच्चे खेलते रहे और ये बात भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। सोने के कड़ों का कहीं पता न चला। एकाएक बाबूजी यानी महादेवी के पिताजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड्डा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। यह छोटा जीव कहाँ था? रानी ने एक शिशु को जन्म दिया। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृत में सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को खींच होने लगी। ये छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं हैं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। यानी छोटे बच्चे को ये पता नहीं था कि ये बच्चे कहाँ से आते, कैसे आते हैं। उनको ऐसा होगा इसके पेट में पड़े होंगे। वह विचित्र प्रस्ताव बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल दिया जाए। परंतु साग काटने का चाकू चला तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह यह कैसे सिल जाएगा? सुई डोरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से सुझाव मिलना असंभव है। रामा यानी उस घर का नौकर।
इसलिए यह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उसका क्रोध शांत हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ देख सकते हैं आप कि छोटे जीव यानी छोटे बच्चे जब बालक होते हैं तो उनके मन में कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बालक जीव जो है वो कई बातों को याद करके तुरंत भूल जाते हैं, और जब उसको भूल जाने के बाद अगर वो बात उसके सामने सही तौर पर समझाई जाए तो वो तुरंत समझ जाते हैं। तो यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा ने भी अपने बचपन की बातें इस गद्य में हमें बताई हैं, और वो बड़ी ही रोचक और बाल जीवन कैसा होता है उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो आज इतना ही, बाद में हम देखेंगे। अस्तु।